हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। और अब जो हम चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे फॉर योर सीयूईटी प्रिपरेशन, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, मैं हमेशा इसी वॉइस के साथ पढ़ाती हूँ और ऐसा नहीं है बेटा, अगर हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना तो वी टेक डेमो फर्स्ट कि वॉइस कैसी है, तो वॉइस बहुत बेहतरीन होती है। प्लीज ये मत लिखा करो मैम वॉइस नहीं आती, प्लीज यूज हेडफोन्स, ठीक है। तो अगर जिनको लगता है लो है, हो सकता है आपकी डिवाइस में ही लो वॉइस की प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाकी बच्चे कहते हैं कि वॉइस बिल्कुल ठीक है, तो आप प्लीज अपने डिवाइस में हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। ओके, तो जैसा हम हमेशा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देते हैं, बहुत ही छोटा चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इजी चैप्टर है और थोड़ा जनरल नॉलेज बेस्ड चैप्टर भी है, तो हो सकता है आपको जीके टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाएं। यस, कुछ डेट्स मैम ने स्लाइड्स पर ऐड किए हुए हैं, थोड़ा लर्निंग बेस्ड है, वो आपको याद करना है अपार्ट फ्रॉम दी एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है, ये भी बता देते हैं। ओके, तो अच्छा, एक बच्चा है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, तो आई गेस इकोलॉजिकल निश वाला टॉपिक चल रहा था, तो मैंने पूछा था कि क्या होता है, और उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो पता चल रहा था कि दो वीडियोस मर्ज हुई। बेटा, रूम में कोई भी आ जाता है तो वी हैव टू पॉज एंड देन वी हैव टू स्टार्ट। इसका मतलब ये नहीं था मैम भूल गई हैं, ठीक है, हमेशा बच्चे ही रहोगे क्या, थोड़ा सा तो बुद्धि बड़ी करो, 12th पास हो चुके हो, अब तो तुम कॉलेज जाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का चैप्टर। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। सो चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी बेटा, अगर आप इस वर्ड को तोड़ोगे तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या निकल के आएगा? डाइवर्सिटी का मतलब निकल के आएगा वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी। वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी, जैसे अगर हम इस प्लैनेट अर्थ की बात करें, तो प्लैनेट अर्थ पे ही रहते हो ना, तो प्लैनेट अर्थ की तो बात करेंगे हम, है ना, प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं तो प्लैनेट अर्थ की बात करेंगे। सो इस प्लैनेट अर्थ पर बच्चों वी आर नॉट दी ओनली स्पीशीज हु इज थ्राइविंग देयर लाइफ फॉर द सर्वाइवल एंड डूइंग द रिप्रोडक्शन पार्ट एंड ईटिंग एंड एवरीथिंग, है ना। देयर आर सो मेनी स्पीशीज, अपने पास आसपास देखते हो तो आपके अलावा आपको छिपकली, गाय, बकरी, कुत्ता, है ना, यू सी सो मेनी डिफरेंट टाइप्स। ये तो मैंने एनिमल्स की बात की है, आप कीड़े मकोड़े इतने सारे देखते हो, वैसे भी कीड़े तो आप देखोगे क्योंकि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी में रिच है। आप कितने सारे प्लांट्स की वैरायटी देखते हो, एक प्लांट की वैरायटी नहीं, डिफरेंट प्लांट की वैरायटी। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, इस प्लैनेट अर्थ पर एक से ज्यादा टाइप के आपको स्पीशीज दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीशीज दिखाई देते हैं, तो उसी भिन्न भिन्न प्रकार को हम बोलते हैं वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी, ठीक है। और यहां से जो बायो है, बायो का मतलब क्या हो जाएगा? लाइफ स्पीशीज, लाइफ फॉर्म्स। सो बायोडाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंट वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो हम क्या लिख सकते हैं? वैरायटी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। इसको हम डिफाइन करते हैं एज बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं एनसीईआरटी स्पेसिफिक आपको बताऊं बेटा, तो बायोडाइवर्सिटी के कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं, है ना। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो अगर टाइप्स की बात करूं तो स्पेसिफिकली यू हैव टू रिमेंबर द 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पर्टिकुलरली नंबर 1 इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, एक होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब थोड़ा सा इनके बारे में जिक्र कर लेते हैं कि एनसीईआरटी इनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ाती है, ठीक है। इकोलॉजिकल के बारे में क्या पढ़ाती है, स्पीशीज के बारे में और जेनेटिक के बारे में। जैसे हम सब स्पीशीज हैं बेटा, है ना, हम ह्यूमन के स्पीशीज हैं, वी आर होमो सेपियंस, बट आर वी ऑल सेम? नो, नहीं बोलोगे ना, क्यों? बिकॉज हमारे में एलिलिक वेरिएशंस हैं, हमारे में जीन के लेवल पर वेरिएशन है। तो जब वेरिएशन एग्जिस्ट करती है एट द लेवल ऑफ जीन, तो उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसके लिए एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल लिखती है। मार्केट में बेटा आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मैंगो दिखते हैं ना, क्यों? क्योंकि जीन लेवल में डिफरेंस है ना। राइस के कितने वैरायटीज अवेलेबल है मार्केट में? राइस बीइंग अ
स्पीशीज, बट स्पीशीज के अंदर जीन्स के लेवल पर वेरिएशंस होती हैं, डाइवर्सिटी होती है, दैट इज व्हाई यू गेट सो मेनी स्ट्रेन्स ऑफ राइस इन द मार्केट, है ना। और इसके अलावा एक केमिकल के बारे में बताती है, दैट इज रेस्पायरिन। और रेस्पायरिन के रिस्पेक्ट में, रेस्पायरिन कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम विच प्लांट, रॉवोल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है। और इसके में तो एक और खास बात बताते हैं कि रेस्पायरिन जो केमिकल है उसकी पोटेंशियल वेरी करेगी जहां से वो जिस जगह पर वो मिलता है, दैट मींस यहां की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। इनका केमिकल पोटेंशियल डिफर करता है डिस्ट्रीब्यूशन पर, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखी है एनसीईआरटी में। स्पीशीज में हम कब बात करते हैं, स्पीशीज के लेवल पर जब हम डाइवर्सिटी चेक करें, जैसे बोला गया है बेटा कि इंडिया का जो एम्फीबियन का स्पीशीज डाइवर्सिटी है, जैसे ये कौन सा घाट है, दिस इज वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, और ये वाला दिस इज द ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, एग्जाम्पल लिया हुआ है कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है, और इधर एज कंपेयर टू दी एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न घाट, यही लिखा हुआ है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कम्युनिटी डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में भी जाना जाता है, और इकोलॉजिकल में जैसे बहुत बड़े एरिया की बात करते हैं बेटा, ओवरऑल पूरे के पूरे लैंडस्केप को लिया जाता है इस डाइवर्सिटी को देखने के लिए। और जैसे हमारी एनसीईआरटी तो सीधा का सीधा इंडिया का एग्जाम्पल लेती है। इंडिया कैसी कंट्री है बेटा, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। कैसी कंट्री है, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, और ट्रॉपिकल कंट्री होने के वजह से इट इज वेरी रिच इन डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एक कंट्री है। और इंडिया इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में भी बहुत ज्यादा हाई है। इंडिया के पास कोरल रीफ, वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स, रेन फॉरेस्ट, एल्पाइन मेडोज, एवरीथिंग इट इज देयर। डाइवर्सिटी कितने टाइप की है, अगर मैं इनको टेम्परेट कंट्री से कंपेयर करूं लाइक नॉर्वे वगैरह, तो इंडिया की डाइवर्सिटी ज्यादा आएगी, ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहां पर ज्यादा होगी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई इंडिया इज रिच इन डाइवर्सिटी, ठीक है। इसके लिए मैं आपको आंसर बताऊंगी जब मैं आपको बताऊंगी व्हाई ट्रॉपिक्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर आपको एनसीईआरटी बताती है अबाउट पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या बताती है, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, देखो मैंने इस पे पूरा वन शॉट पढ़ाया हुआ है, तो आप विस्तार में वो वन शॉट देख सकते हो बच्चों, विजेता में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और बहुत प्रॉपर नोट्स भी बने हुए हैं। मैम ने कहा था कि हमेशा लेक्चर्स सीयूईटी के देखने से पहले आपको वो वन शॉट्स देख करके आने, है ना। तो थोड़ा सा हम ब्रश अप कर रहे हैं बस। यहाँ पर पैटर्न्स में हमने बात किया था दो चीज के बारे में, एक था लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है, और दूसरा था एरिया स्पीशीज रिलेशनशिप। अगर मैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात करूं बेटा, तो इसमें एनसीईआरटी क्या बताती है, जैसे इंडिया है, अर्थ का अगर डायग्राम बनाओ, दिस इज अर्थ, हमारा प्यारा सा अर्थ, प्लैनेट अर्थ, है ना। और इसमें है ये बीचों बीच क्या कौन सी लाइन प्रेजेंट होती है बेटा, जो बीच में प्रेजेंट होती है, दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर के पास वाला जो जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स, ठीक है। ये वो ट्रॉपिक जो साउथ पोल की तरफ है और ये नॉर्थ पोल की तरफ। उसके बाद थोड़ा सा जो उससे दूर होता है दैट इज टेम्परेट, ये ज्योग्राफी में छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। और जो सबसे पोल्स की तरफ होता है जहां पर बर्फ वगैरह जमी, ग्लेशियर वगैरह मिलते हैं, दैट इज पोल्स, पोलर रीजन।
तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाना शुरू करोगे, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, इक्वेटर से पोल की तरफ जाना शुरू करोगे तो बायोडाइवर्सिटी विल डिक्रीज। इस हिसाब से सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां होगी, इस हिसाब से मैक्सिमम डाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिक्स में मिलेगी, मॉडरेट डाइवर्सिटी या एवरेज डाइवर्सिटी आपको टेम्परेट में मिलेगी, और सबसे कम डाइवर्सिटी आपको कहां पर मिलेगी, पोलर में। और वैसे भी आपको पता है बेटा पोलर रीजन्स में कौन से डिफरेंट प्रकार के स्पीशीज आपको दिखाई देते हैं, बहुत कम डाइवर्सिटी वहां पर होती है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको इक्वेटर के पास ट्रॉपिक्स में नजर आती है ना। फिर एनसीईआरटी आपको बताती है व्हाई ट्रॉपिक्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए कुछ रीजंस है बेटा, ट्रॉपिक्स इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास होने की वजह से दे गेट मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट ज्यादा बनेगा, और आपको पता है प्लांट के लिए सनलाइट इज सो इंपॉर्टेंट है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छा है, बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा है, प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है ना। और किस वजह से बेटा, जो ट्रॉपिक्स होते हैं, अगर मैं साउथ में बात करूं, साउथ का जो रीजन है ना बेटा इंडिया का, साउथ का जो रीजन है ना वो इंडिया का, वो पूरा का पूरा ट्रॉपिकल हिस्से में लाई करता है, तभी तो साउथ इंडिया में आपको वेदर कांस्टेंट ही नजर आता है। वहां पे कहां गर्मी सुनी, वो तो उनके पास गर्मी के कपड़े भी नहीं होंगे, सॉरी गर्मी नहीं, सर्दी है ना, सर्दी आपने कहां सुनी, आप मुंबई देख लो, आप चले जाना दिसंबर में, यू गो टू केरल, यू गो टू गोवा, you will find more or less average temperature throughout the year. That means वहां पर जो वेदर है, द सीजन है, इट इज मोर प्रिडिक्टेबल, ठीक है, लेस सीजनल, एक ही टाइप का ही सीजन होता है, वहां कोई ठंड वंड नहीं आती है ना, या आप कह सकते हो मोर और लेस कांस्टेंट। इस वजह से भी हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। वहां पर बेटा ज्यादा ग्लेशिएशन नहीं होता, ग्लेशिएशन का मतलब ग्लेशियर का फॉर्मेशन कहां होगा, पोलर में, पोलर हिस्से में ज्यादा ग्लेशियर्स के फॉर्मेशन होते हैं, और ग्लेशियर आपको पता है ना कितना -डिग्री डिग्री होगा, इतने -डिग्री में बेटा कहां से नई स्पीशीज बनेंगे, ठीक है, तो मोर ग्लेशिएशन सो लेस स्पेशिएशन का मतलब स्पीशीज का बनना, दैट इज द रीजन पोलर पर स्पीशीज आपको कम दिखाई देते हैं। ट्रॉपिक्स में क्या होता है, इतना फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होते नहीं, लेस ग्लेशिएशन, लेस क्या कम ही होता है, निग्लिजिबल, सो मोर स्पेसिएशन, डिफरेंट प्रकार के स्पीशीज बनते रहते हैं, दैट इज वाई ट्रॉपिक्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोला जाता है बिकॉज दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। पूरा का पूरा टेबल दिया था उस वन शॉट में, जिसपे सारे कितने बर्ड्स, कितने फिशेस, कितने प्लांट्स, कितने इनवर्टिब्रेट्स, कितने मैमल्स, सबके नंबर्स थे, वो आपको याद रखने हैं। एंड अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहां पर मिलता है, ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है। तो देखो सबूत मिल गया कि ट्रॉपिक ज्यादा रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, और एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, ठीक है, इस चीज को प्रूव करने के लिए कि ट्रॉपिक्स में ज्यादा होता है। किसका एग्जाम्पल लिया गया है, कोलंबिया, ठीक है, न्यूयॉर्क पता होगा सबको, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, यस, कहां पर है आपको पता है, यूएस में, और ग्रीनलैंड। इन 3 कंट्रीज का एग्जाम्पल लेकर के समझाया गया है। क्यों, क्योंकि कोलंबिया एक ट्रॉपिकल बेस्ड कंट्री है, न्यूयॉर्क एक टेम्परेट बेस्ड इलाका है, ग्रीनलैंड एक पोलर बेस्ड इलाका है। तो आप खुद सोचो सबसे कम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहां पर मिलेगी, पोलर में, मॉडरेट टेम्परेट में, और ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा। किसके रिस्पेक्ट में इन्होंने एक्सप्लेन किया था, बर्ड स्पीशीज का एग्जाम्पल लेकर के, बर्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल लेकर के, क्योंकि
ट्रॉपिकल, कोलंबिया ट्रॉपिकल था, यहां पर 1400 बर्ड स्पीशीज के डाइवर्सिटी थे, और पोलर में तो 2 डिजिट नंबर आ रहा था। तो आप खुद ही देख सकते हो, मतलब ग्रीनलैंड में, कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, ट्रॉपिक से पोलर रीजन की तरफ जाते हो, स्पीशीज डाइवर्सिटी घट जाती है। इंडिया का भी एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन किया है। इंडिया बीइंग ट्रॉपिकल, मतलब ज्यादातर हिस्सा इसका ट्रॉपिकल हिस्से में लाइन करता है, तो यहां पर हमारे पास 1200 बर्ड स्पीशीज के डाइवर्सिटी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा लैटिट्यूड के बेसिस पर। दूसरा जो एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी पैटर्न के रिस्पेक्ट में बताती है, दैट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या कहता है? ये कहता है बेटा कि अगर आप एक एरिया में स्पीशीज रिचनेस देखो, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीशीज की डाइवर्सिटी तो बढ़ती चली जाएगी, बट एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट पहुंच जाएगी। मतलब जितना आप एरिया बढ़ा रहे हो उस हिसाब से स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप एरिया भले बढ़ाते जाओ, आपको बार बार वही स्पीशीज एनकाउंटर होगा जो आपने पहले देख लिया है। आपको सेम स्पीशीज नहीं ढूंढनी है, आपको भिन्न भिन्न प्रकार की स्पीशीज ढूंढनी है। तो शुरू में तो यू विल सी देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन द स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज डाइवर्सिटी, बट सूनर और लेटर इट विल कम टू द कांस्टेंट फेज। जितना भी एरिया बढ़ा लो स्पीशीज रिचनेस नहीं बढ़ेगा। ये मतलब होता है एक एरिया और स्पीशीज के रिलेशनशिप का, जिसको दिया था अलेक्जेंडर वैन हैम्बोल्ट ने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, जो आपको शेप दिखाई दे रहा है बेटा, आपके फिजिक्स में कोई भी शेप पढ़ाते हो, मैथ्स में कुछ भी पढ़ते हो, बायो में इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और एक इक्वेशन पूछा जाता है, S इज इक्वल्स टू सी ए जेड। इसका इक्वेशन, इस ग्राफ का इक्वेशन S इज इक्वल्स टू सी ए जी है, बट ये अगर मैं लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या आएगा? ये आएगा log S इज इक्वल्स टू log C प्लस Z log A। ये बिल्कुल हमारा y इज इक्वल्स टू mx प्लस C की तरह इक्वेशन नहीं है। और अगर ऐसा इक्वेशन होता है तो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो log वाले के लिए यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, log S इज इक्वल्स टू log C प्लस Z log A, और नॉर्मल इस वाले इक्वेशन के लिए आपको ये ग्राफ मिलेगा। ठीक है, जहां पर आपको पता है S क्या है? स्पीशीज रिचनेस है, C इज अ कांस्टेंट, A इज अ एरिया एंड Z इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है इररिस्पेक्टिव आप किसी भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए बात करो या आप किसी कंट्री की बात करो। बस एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई लार्ज कॉन्टिनेंट है तो वहां पर इनका जो हमारा वैल्यू है थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो ये स्लोप थोड़ी और स्टीप, तीखी हो जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा, इकोसिस्टम का सिग्निफिकेंस, सॉरी डाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस बताया हुआ है। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में बहुत आपको ब्रीफ में बताती हूं, थोड़ा सा बस लिख लूं तो 2 सिग्निफिकेंस बताइए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। तो एक है कि बेटा जितना अच्छा हमारा डाइवर्सिटी होगा उतना अच्छा स्टेबिलिटी होगा इकोसिस्टम का। अब एक कम्युनिटी, एक इकोसिस्टम को हम स्टेबल कब बोलते हैं? जब वो रेजिस्टेंट हो इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, एलियन स्पीशीज के इन्वेजन को झेल सके, वो रेजिस्टेंट हो किससे? वो रेजिस्टेंट हो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से, है ना, और वो बहुत ज्यादा वेरिएशन शो ना करे विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी। अगर मैं एक जगह की जहां पर स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है वहां पर देखते हैं, तो अगर उनका बायोमास मेजर करो तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा एनुअली, बट जहां पर स्पीशीज रिचनेस कम है वहां पर वेरिएशन ज्यादा दिखाई देता है एनुअली। ये सब किसने प्रूफ किया था? एक साइंटिस्ट है बेटा, डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन जा करके खेतों में, एरियाज में यही करते थे। उनके एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? प्लॉट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या देखा? जिस एरिया में स्पीशीज ज्यादा है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा है,
with high species diversity, they show less variation in productivity. और आपको पता है प्रोडक्टिविटी इज गुड, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हाई चाहिए, दैट मीन स्पीशीज रिचनेस हाई चाहिए आपको. दूसरा, ये बढ़िया है हमारी इकोसिस्टम हेल्थ के लिए. अब इकोसिस्टम हेल्थ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है इसको समझाने के लिए उन्होंने इनडायरेक्ट आंसर्स दिए हैं. ठीक है, इनडायरेक्ट आंसर्स मतलब कुछ हाइपोथेसिस एक्सप्लेन किए थे. एक था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. ये हाइपोथेसिस किसने एक्सप्लेन किया था? ये हाइपोथेसिस एक्सप्लेन किया था पॉल एलरिक ने. इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि एक एयरप्लेन जो होता है इसको क्या मान लो? इसको मान लो एक इकोसिस्टम है वो. जस्ट इमेजिन एयरप्लेन में बेटा बहुत सारे नट बोल्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, जहां आप सामान रखते हो वहां पर कसने के लिए, सीट को कसने के लिए, विंग्स को कसने के लिए, है ना, दैट इज रिवेट. तो रिवेट को क्या मान लो? इकोसिस्टम में जो रहने वाले स्पीशीज है. बट कुछ रिवेट्स हमारे विंग्स पे भी तो लगे होंगे, दैट इज रिवेट्स ऑन विंग. उनको क्या मान लो? उनको मान लो कीस्टोन स्पीशीज. कहने का मतलब ये है बेटा, अगर आप हर बार एक फ्लाइट में बैठते हो और हर बार वहां से कोई ना कोई पार्ट उठा करके चले आते हो, तो हो सकता है उस टाइम पर मान लो आपने सीट का कोई एक पार्ट उठा लिया, सीट में जो नट बोल्ट्स लगा है उसको ढीला करके ले आए, केबिन क्रू में जहां सामान रहते हैं उसका नट बोल्ट ढीला करके ले आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तुरंत से आपको कोई फर्क एयरप्लेन पे दिखाई नहीं देगा. हो सकता है लॉन्ग रन पर जब सारे लोग कुछ कुछ पार्ट अपने घर पर रखने लगेंगे तो फर्क पड़ने लगेगा, है ना, वो बहुत लॉन्ग रन में पड़ जाएगा. अगर बेटा आप विंग्स का नट बोल्ट उठा करके ले आओगे तो पड़ेगा ना फर्क यार, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो विंग है बेटा, है ना. सीट चलो थोड़ी लूज हो जाएगी, सीट थोड़ी ढीली हो जाएगी, सीट का कोई पार्ट हटा लोगे, इतना फर्क नहीं पड़ेगा एयरप्लेन की हेल्थ को. बट अगर तुमने रिवेट्स जो विंग्स पर लगे हुए हैं उसको निकाल लिया, उसको खराब कर दिया, तो एयरप्लेन डिसबैलेंस हो सकती है. तो कहने का क्या मतलब है, जैसे एयरप्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उसको क्या क्या बोला गया है? रिवेट्स ऑन विंग, जो नटबोल्ट विंग्स पर लगे हैं. सिमिलरली इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो कीस्टोन स्पीशीज है. अब आप खुद सोचो, एयरप्लेन में अंदर की तरफ जहां सीट वगैरह है, जहां हम बैठते हैं, वहां पर नट बोल्ट्स का नंबर ज्यादा होगा, उनको लूज करने से कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा. बट विंग्स पे तो नट बोल्ट्स का नंबर कम होगा, बट अगर तुमने उसको लूज किया तो एयरप्लेन पे तुरंत सीधा फर्क पड़ा. दैट मीन्स कीस्टोन का स्पीशीज का जो नंबर है, नंबर भले ही कम हो बट उसका जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा. जैसे रिवेट्स ऑन विंग का नंबर भले कम था बट एयरप्लेन पे इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है ना. सिमिलरली कीस्टोन स्पीशीज का नंबर भले कम हो बट इकोसिस्टम हमारी डिसबैलेंस हो सकती है उनके रिमूवल से. ठीक है, तो ये बताया गया कि देखो किस तरीके से स्पीशीज की प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम. ठीक है, उसके बाद कुछ और बातें कही गई हैं. क्या बातें कही गई है बच्चों? उसके बाद हमारी जो बातें कही गई हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉज ऑफ डाइवर्सिटी. तो 4 कॉज इंपॉर्टेंट है और इन कॉजेस को हम क्या बोलते हैं? एविल क्वार्टेट. क्या बोलते हैं बेटा? एविल क्वार्टेट. लिखा ही हुआ है, आप देख सकते हो. एविल क्यों? क्योंकि इससे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है. क्वार्टर क्यों? क्वार्टेट क्यों? क्योंकि 4 हैं. सबसे इंपॉर्टेंट हैबिटेट लॉस है बेटा. अगर किसी का घर ही उजड़ जाएगा तो ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ कहां जाएंगे? खराब हो जाएंगे. तो और हैबिटेट क्यों डिस्ट्रक्ट हो रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम ही तो हैं. वी आर दी ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्टिंग द लैंड, द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना. क्योंकि हमें घर बनाना है, हमें फैक्ट्री बनानी है, हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है और देना पड़ेगा बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, है ना. और हम उनके बड़े से हिस्से को छोटा छोटा फ्रेगमेंट करते जा रहे हैं. कुछ हिस्सा ले लेते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं. तो जो जानवर है उस जंगल में रह रहा है वो तो उनका माइग्रेटरी रूट है ना. तुमने तो माइग्रेटरी रूट ही खत्म कर दिया उनका, तो हो सकता है उनका क्या हो जाए? एक्सटिंक्शन हो जाए, वो खत्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए. दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन. बेचारी डोडो जो मॉरिशस की नेटिव थी उसको ओवर हंट किया गया, पैसेंजर पिजन ओवर हंट किया गया और वो मर गई. ठीक है. इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज. एलियन स्पीशीज को हम एक्सोटिक स्पीशीज भी बोलते हैं.
एलियन स्पीशीज का हमने बहुत एग्जाम्पल किया था जब विजेता के लिए हम पढ़ रहे थे, है ना। पार्थेनियम जिसको कैरेट ग्रास कहते हैं, वाटर हाइसिंथ, लैंटेना जो एक श्रब है ना, और क्या था, नाइल पर्च जो लेक विक्टोरिया में आई थी, अफ्रीकन कैटफिश। ये सारी लोगों ने क्या किया, जैसे इनका इंट्रोडक्शन हुआ, इन्होंने जो नेटिव स्पीशीज वहां ऑलरेडी रह रहे थे उनको खत्म कर दिया। ठीक है, तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एलियन स्पीशीज या एक्सोटिक स्पीशीज, क्योंकि इनकी कब्जा करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, इनको इन्वेजन स्पीशीज कहा जाता है। ठीक है, को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है बेटा, साथ साथ एक्सटिंक्ट हो जाना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जीने मरने की कसमें साथ में खा रखी है, तो दो स्पीशीज है, दोनों साथ में रहते हैं, और कब रहते हैं, म्यूचुअलिज्म वाले में, है ना। मान लो एक पैरासाइट है और एक होस्ट है, इस पैरासाइट को इसी होस्ट पे रहने की आदत है। अगर ये होस्ट मर गया तो ये पैरासाइट कहां जाएगा, मर जाएगा, को एक्सटिंक्शन। पिग और वास्प है, ये तो प्लांट एनिमल म्यूचुअलिज्म है ना, इन्होंने जीने मरने की कसमें साथ में खा रखी है, वास्प मर गया पिग भी मर जाएगा। तो इसकी वजह से जो दो स्पीशीज एक साथ में रहते हैं, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में रहते हैं, दोनों एक दूसरे का बेनिफिट उठाते हैं, अगर एक भी मरेगा दूसरा ऑटोमेटिकली मर जाएगा। तो ये 4 रीजंस हैं, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉस अगर पूछा जाए, कॉज पूछा जाए, तो दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को हम इतना बड़ा दे दिया है भगवान ने, तो काटे ही चले जा रहे हैं। क्यों काट रहे हैं भैया पेड़ों को, हम बनाएंगे ग्रासलैंड, हम बनाएंगे कैटल्स को मतलब चराने के लिए जगह, है ना, सोयाबीन कल्टीवेट करेंगे। अरे हमें रुक जाना चाहिए, वी शुड लुक फॉर सम अदर एरिया। ये नहीं कि जहां पर पेड़ है उसको काट करके हम गाय भैंस और बकरों के लिए ग्रेजिंग के लिए लैंड बनाए, है ना, विच इज रॉन्ग। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एक टाइम पर कितना ज्यादा % एरिया ऑक्यूपाई करता था, अब इतना हमने ओवर एक्सप्लॉइट किया, इतना काटा है लकड़ियों के रिस्पेक्ट में या किसी भी चीज को, कि हम प्लांट्स के चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो काटते हैं उनको, इनकी लकड़ियों को यूज करने के लिए, है ना। तो अब वो सिर्फ 6% रह गया है। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, पेड़ पर जो नेटिव बर्ड्स हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं, पेड़ जंगल काट रहे हैं, वाइल्ड लाइफ एलिमिनेट हो रहा है। तो ये कॉजेज होता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, अब लॉस हो रहा है बेटा, तो हमारी जो IUCN है, IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसने एक रेड लिस्ट तैयार की, रेड मतलब खतरा। उस लिस्ट में 8 कैटेगरीज थे, है ना, और डिफरेंट जानवरों को और स्पीशीज को, प्लांट्स को उन 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो 8 कैटेगरीज कौन सी हैं, सबसे पहले ये अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी है, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे, एक्सटिंक्ट, EX इसका सिंबल होता है। एक्सटिंक्ट मतलब ये टेक्सॉन एक्सटिंक्ट हो चुका है एंड देयर इज नो रीजनेबल डाउट, कोई डाउट नहीं रह गया कि लास्ट इंडिविजुअल अभी जिंदा है, वो मर चुका है, ये इनको पता चल चुका है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है कि वो टेक्सॉन एक्सटिंक्ट हो चुका है व्हेन एग्जॉस्टिव सर्वेज, मतलब पूरा सर्वे हुआ था और वो आपको वाइल्ड मतलब आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा जंगलों में, ठीक है, have failed to record an individual, कैप्टिविटी वगैरह में हो सकता है बट वाइल्ड में इट इज एक्सटिंक्ट, इसका सिंबल होता है EW। ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा है बेटा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकल कंडीशन समझते हैं ना, कहते हैं ना यार वो पर्सन बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरा, क्रिटिकल मतलब बहुत ज्यादा खतरा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई स्पीशीज इस साल के साल में एंड होने वाला है, हमें पता है खत्म हो जाएगा, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हमें पता है कि कोई एक जानवर है जो 2023 में एक्सटिंक्ट होगा, तो हम उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड। मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूं। और अगर कोई स्पीशीज 2024 में एक्सटिंक्ट होने वाला है तो हम उसको क्या कहेंगे, वनरेबल। ठीक है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड इमीडिएट फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एंडेंजर्ड मतलब नियर आने वाले समय में, और वनरेबल को हम मीडियम टर्म फ्यूचर बोलते हैं। ये जो 3 वर्ड मैंने इस्तेमाल किए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वनरेबल, यही मेन आते हैं किसमें, थ्रेटेंड कैटेगरी में, जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। बाकी सारे हैं वही बेकार हैं।
लोअर रिस्क मतलब इन पे जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये जो स्पीशीज है इनको इतना ज्यादा खतरा नहीं है, ना तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले में रखे जा सकते हैं, ना एंडेंजर्ड ना वनरेबल, तो इनको कहां रख दिया गया, लोअर रिस्क में रख दिया गया। डेटा डेफिशिएंट मतलब इनका इन पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन है नहीं असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। नॉट इवैल्यूएटेड, जो अभी तक इवैल्यूएट नहीं किया गया है, एसेस नहीं किया गया है अगेंस्ट द अबव क्राइटेरिया। तो ये 8 कैटेगरीज आती हैं हमारे रेड लिस्ट बुक में पब्लिश्ड बाय IUCN, है ना। जैसे जो सलमान खान ने, आप सबको पता होगा, एक डियर को जो मारा था, ठीक है, हंट किया था। ये हंटिंग इज दी शौक ऑफ बहुत सारे लोगों का, राजा महाराजों के टाइम से चला आ रहा है। बट वी शुड नॉट हंट एनिमल्स, दे ऑल्सो आर, मतलब उनमें भी तो जान है यार, है ना। वी शुड नॉट हंट देम, बट कुछ लोगों का शौक है, ठीक है। डियर को हंट करते हैं बहुत लोग, बट बहुत पंगा इसलिए हुआ था बेटा कि वो जो डियर था ना वो ब्लैक बक था, और ब्लैक बक हमारा थ्रेटेन कैटेगरी को बिलोंग करता है। ब्लैक बक हमारा थ्रेटेन कैटेगरी को बिलोंग करता है, इसीलिए जितने भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्टिविस्ट थे वो सारे एक्टिव हो गए थे, और पूरा का पूरा केस तो आपको पता ही है ना। जैसे रेड पांडा थ्रेटेन कैटेगरी में आता है, एंडेंजर्ड है वो, ठीक है। ब्लैक बक वनरेबल कैटेगरी को था, इसलिए बहुत ज्यादा पंगा हुआ था, ठीक है। ओके, हमारी एनसीईआरटी में ये भी एक थोड़ा एक्स्ट्रा है बेटा। हमारी एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। मेगा मतलब रिच इन बायोडाइवर्सिटी, उसमें से इंडिया इज वन ऑफ देम। तो मैंने सारा के सारे 12 जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी रिच है उन सबके नाम लिखे हुए, मतलब कहते हैं ना 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्री हैं, तो ये सारी हैं, जिसमें इंडिया का रैंक 8 है। ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग, हर साल डेटा जो वेरी होता है, तो दिस इज दी डेटा जो आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कुछ रीजंस हैं हाउ एंड व्हाई शुड बी कंजर्व। तो सबसे पहला बोलते हैं कि व्हाई शुड यू कंजर्व दी बायोडाइवर्सिटी, क्यों करना चाहिए हमें कंजर्व। लॉस तो हो रही है, लॉस का रीजन भी हमने देख लिया बेटा। तो क्यों करें कंजर्व, क्योंकि हम बहुत सारे यूटिलिटीज यूज लेते हैं प्लांट से, नेचर से, उसको बोलते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन। इसमें आ जाते हैं सारे के सारे इकोनॉमिक सर्विसेज। जैसे कौन कौन से बेटा, आप बहुत सारे मेडिसिन डिराइव करते हो, आयुर्वेदा तो टोटली हर्बल है, प्लांट से तो आ रहा है। फर्नीचर, ठीक है, लकड़ियां जलाते हो आप, फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉटन, ये कपड़े ये जो बन रहे हैं, जूट, ये सारे फाइबर्स कहां से आ रहे हैं बेटा, ये सारे आपको प्लांट से मिल रहे हैं। जो फल फ्रूट खाते हो कहां से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं, है ना। सो दीज आर इकोनॉमिक सर्विसेज दैट वी डिराइव फ्रॉम द नेचर। दूसरे किस वजह से हमें नहीं करना चाहिए, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम हमें बहुत सारी सर्विसेज मुफ्त में प्रोवाइड करे, जैसे सांस ले पा रहे हैं हम, ऑक्सीजन, पॉलिनेटिंग एजेंट्स तुमसे थोड़ी पैसा ले रहे हैं पॉलिनेशन कराने का, खुद ही कर रहे हैं ना। आप घूमने जाते हो, आप सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हो, दैट प्लेजर जो आपको सीनिक ब्यूटी देख करके मिलता है उसको एस्थेटिक प्लेजर बोलते हैं, है ना। जहां पर पेड़ ज्यादा है हिली एरियाज में, जहां पर हरे भरे पहाड़ है, वहां पर लैंडस्लाइड आपको कम दिखती है क्योंकि वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, तो सॉइल इरोजन से भी बचा रहे हैं, है ना, फ्लड को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारा इकोसिस्टम सर्विसेज। तो बेटा इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सारा कुछ हमें फ्री में मिल रहा है और नेचर से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है ना, तो हमें बचाना चाहिए। एथिकल में क्या है, वो मॉरल वैल्यूज आ जाते हैं। मॉरल वैल्यूज, मॉरल साइंस पढ़ते हो ना, कि अगर कोई भगवान ने एक चीज बनाई है, हो सकता है हमें वो डायरेक्ट इंपॉर्टेंस यूज ना दे रही हो, उसका इनडायरेक्ट कोई यूज हो सकता है उससे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू हो नेचर में उसके एग्जिस्टेंस की, है ना। और अगर हमें कोई नुकसान, मतलब हमें कोई फायदा नहीं दे रही, दैट डजंट मीन ना कि हम उसको उठा करके बाहर फेंक दे। उसका भी उतना ही राइट बनता है एक इकोसिस्टम में रहने का, नेचर में, जितना हमारा बनता है। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि उन ऑर्गेनिजम्स को हमें सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। वाई तो देख लिया बेटो, अब हम क्या देखेंगे, हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी में क्या दिया हुआ है ये देखो। एक इन सीटू होता है, इन सीटू मतलब जहां पर है वहीं पर कंजर्व कर लो,
अगर शेर जंगल में रहता है, पूरे जंगल को कंजर्व कर लो, शेर ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाएगा। ऑफ साइड का मतलब क्या होता है कि उनको अपनी जगह से बाहर निकाल के कंजर्व करना। अब शेर आपको जूलॉजिकल पार्क्स में भी मिलता है, बट क्या उनका वो रहने का जगह है? नहीं बेटा, तो वो ऑफ साइड कंजर्वेशन है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इन सीटों में आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेट फॉरेस्ट, रामसर साइट्स। रामसर साइट्स आपने नहीं पढ़ा होगा, ये वैसे साइट्स हैं जो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो वेटलैंड कंजर्वेशन को के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एक्स सीटू में क्या आ जाता है? बोटानिकल गार्डन, जूस मतलब जूलॉजिकल पार्क, पॉलन बैंक, जीन बैंक एंड टिश्यू कल्चर। ये सारा एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो 2 समिट दिए गए थे बेटा। एक अर्थ समिट जो दिया गया था रियो दी जेनेरियो में 1992 में, ठीक है, और सारे नेशंस को बुलाया गया था कि सारे नेशंस को बुलाया गया था कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो इसका मेन मुद्दा था कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, और जो भी बायोडाइवर्सिटी से बेनिफिट डिराइव हो रहा है वो सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा हम ही खा करके बैठ जाएं, है ना, और जो आने वाली जनरेशन को कुछ भी ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मोटो था। दूसरा था बेटा वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट 2002 में हुआ था इन साउथ अफ्रीका। 109 कंट्री मतलब 190 कंट्रीज ने एग्रीमेंट को साइन किया था कि वो सिग्निफिकेंट रिडक्शन शो करेंगे इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय द लेवल ऑफ 2010। 2022 में अब तो भगवान ही मालिक है कि कितना कंजर्व किया होगा बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, है ना। उसके अलावा बेटा ये तो एनसीईआरटी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। हमने अप्रोचेस देख लिया, इन C2 XC2, इन C2 XC2 में आते वो भी देख लिया। अब मैम ने बताया था ना कि मैम ने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रखे हैं, तो आपको ये डेट्स याद रखने पड़ेंगे। 21 मार्च, 4 अक्टूबर, ठीक है। वर्ल्ड हैबिटेट डे कब होता है ये तो सबको पता होगा, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, है ना। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है, तो मैम ने ऐड कर रखे हैं। यू शुड लर्न दिस, एक बार जरूर टेस्ट से पहले देख लेना, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू दिस इज मोर ऑफ जनरल नॉलेज बेस्ड चैप्टर। ठीक है, तो हमने सारा कुछ एक बार ब्रीफ अप कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन सेशन वाला राउंड। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि इन दी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, रिवेट नट बोल्ट पॉपर मतलब निकालना, ठीक है। एलरिट कंपेयर्ड इकोसिस्टम विद एयरप्लेन, ठीक है भैया, पढ़ लिया बेटा। तो एयरप्लेन इकोसिस्टम, रिवेट को किससे कंपेयर किया था? स्पीशीज, और ये क्या था बच्चा? कीस्टोन स्पीशीज। तो देख लो, जल्दी जल्दी मार्क कर लेते हैं। कीस्टोन स्पीशीज ए नहीं है, ठीक है। प्रेडेटर प्रे नहीं, ए स्पीशीज, बी कीस्टोन स्पीशीज, यस। और ये हाइपोथेसिस आज हमने रिवाइज भी किया, साइंटिस्ट का नाम भी, हाइपोथेसिस का मतलब भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज इनकरेक्टली मैच्ड विद देयर नेटिव कंट्री? डोडो मॉरिशस की थी, दिस इज राइट। थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया का था, बिल्कुल सही। सीलेसिका रशिया, बिल्कुल सही। क्वागा बेटा अमेरिका इज रॉन्ग, अफ्रीका इज राइट, है ना। तो हमने इनकरेक्ट मिसमैच ढूंढ लिया, दैट इज 4th ऑप्शन। एविल क्वाड्रेट विथ रिस्पेक्ट टू कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉ कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, तो हमने ये भी देखा था बेटा एविल क्वाड्रेट में क्या क्या आता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन सही था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ठीक था, एलियन स्पीशीज इनोवेशन एंड को एक्सटिंक्शन ये भी ठीक था। बेटा कोई इवोल्यूशन थोड़ी पढ़ा था हमने, तो को एक्सटिंक्शन पढ़ा था ना, ठीक है। तो कौन सा ऑड वन आउट है? ऑप्शन नंबर 4। द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अर्थ समिट पूछ रहा है, तो अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में। वर्ल्ड समिट हुआ था बेटा 2002 में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, याद रखना, बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी 2002। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? नॉट अ कॉज पूछा है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट कॉज होता है, इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज कॉज होता है, कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स, हमने शेर और टाइगर को जूलॉजिकल पार्क में इसलिए थोड़ी रखा है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएं या उनका बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए, बल्कि हम उनको तो कंजर्व करने के लिए रखते हैं ना, ये कोई कॉज थोड़ी हुआ बच्चों, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट, ये तो कर लिया हमने। ये हमारे कुछ पाई चार्ट से बच्चों जो आपने देखा है ना, वर्टिब्रेट्स को कंपेयर किया हुआ है, और वो पाई चार्ट जरूर देख करके जाना। एक इनवर्टिब्रेट्स में जिसमें इंसेक्ट का नंबर सबसे ज्यादा है, एक ये है इसमें फिशेस का नंबर सबसे ज्यादा, देखो 50% फिशेस ही है, और प्लांट्स में एंजियो और फंजाई का नंबर सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये फिशेस हो गया, ये बर्ड्स, ये रेप्टाइल्स, ये एम्फीबियंस और ये मैमल्स। ठीक है, अब मार्क कर लो, ए फॉर फिशेस गलत दिया हुआ है, यहीं पर देखो फिशेस, बर्ड्स और एम्फीबियंस, ऑप्शन नंबर सी। मैम ने बाकी भी मार्क कर लिया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है मैच करना है अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा एंड गामा। पढ़ा ही नहीं मैम ये तो, बिल्कुल भी नहीं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हमारी एनसीईआरटी पढ़ाती है ना, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। अगर आप एक ही कम्युनिटी के अंदर डाइवर्सिटी देखते हो तो दैट इज सेड टू बी अल्फा, दो कम्युनिटीज में कंपेयर करते हो दैट इज बीटा, एंटायर लैंडस्केप में देखते हो तो दैट इज गामा। तो देखो मैच कर लो, विद इन कम्युनिटी, विद इन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ड, इंट्रा, अल्फा बिल्कुल सही है। बिटवीन टू कम्युनिटी, बिटवीन के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, इंटर, बिल्कुल सही है। टोटल लैंडस्केप, गामा डाइवर्सिटी। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। मैम ने कुछ वर्ड्स लिए थे, लैंटेना एक श्रब है, ठीक है, ये इन्वेसिव है बिल्कुल। पार्थेनियम कैरेट ग्रास वीट के साथ इंपोर्ट होकर के आ गया था, इट्स इन एन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, बिल्कुल ठीक है। इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ, ये भी इन्वेसिव है बेटा। साइनाडोन इज अ दूब ग्रास, दूब ग्रास की लोग पूजा भी करते हैं, पूजा वगैरह में चढ़ाते भी हैं, है ना। भी जब गणेश चतुर्थी होती है, अगर मम्मी लोग करती होंगी व्रत, उनको पूछना दूब ग्रास, ठीक है। तो दूब ग्रास इज नॉट इन्वेसिव बच्चे, साइनाडोन, है ना। ओके, find the incorrect statement from the following with respect to the susceptibility to extinction। susceptibility मतलब prone to extinction। देखो कुछ reasons होते हैं जो एक स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने के ज्यादा नजदीक कर देते हैं। अगर किसी स्पीशीज का बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा दे विल आर मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन। अगर वो फिक्स्ड खाना खाते हैं, फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट को अपनाते हैं, अगर उनका लेवल ट्रॉफिक लेवल में बहुत ज्यादा, जैसे टाइगर, जैसे शेर वगैरह हो गया, है ना, टाइगर वगैरह हो गया, तो उनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा आंसर मैच नहीं करता। स्मॉल पॉपुलेशन साइज, यस ये भी रीजन होता है कि इनकी पॉपुलेशन साइज बहुत कम है, बहुत कम स्पीशीज हैं, बट वो रिप्रोडक्शन भी नहीं करते, उनका रिप्रोडक्शन रेट इज ऑल्सो स्लो, तो ये रीजन होता है। हाई ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन, ये भी रीजन होता है। फिक्स्ड हैबिटेट, ये भी रीजन होता है। ये सारे रीजंस एक ऑर्गेनिज्म को एक्सटिंक्ट करा सकते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने के। स्मॉलर बॉडी साइज नहीं बेटा, लार्जर बॉडी साइज वालों के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो नॉट पूछा हुआ था ना, इनकरेक्ट पूछा हुआ था, तो क्या इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, मिसमैच ढूंढना है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड इमीडिएट ठीक था, एंडेंजर्ड नियर फ्यूचर ठीक था। वनरेबल नो रिस्क गलत है, इसको भी खतरा है इन मीडियम टर्म फ्यूचर लिखवाया था ना, और ये भी तो थ्रेटेंड कैटेगरी को बिलोंग करता है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। चूज और वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द XC2 कंजर्वेशन। जूलॉजिकल पार्क यस, बोटानिकल गार्डन यस, हॉटस्पॉट्स यस, सीड बैंक इज XC2। सीड बैंक क्या होता है बेटा, XC2 होता है। इन C2 में, अच्छा नो 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 नो, एक सेकेंड। चूज और वन विथ रिस्पेक्ट टू दी XC2 कंजर्वेशन है ना। XC2 जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, ये X है, ये भी X है, ये भी X है। हॉटस्पॉट इन C2 होता है। इन C2 में दो आते हैं मेनली, एक हॉटस्पॉट, एक प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज को 4 फर्दर सब डिविजन में डिवाइड किया जाता है। वाइल्ड लाइफ जो हमारे सेंचुरीज हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है, और आपका क्या हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, और सैक्रेड ग्रूव्स हो गए, ठीक है। तो इन C2 इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू द XC2 कंजर्वेशन। Which of the following organisms are badly affected when large habitats are broken into smaller fragments? NCERT लिखती है कि जब फ्रेगमेंटेशन करते हो आप
हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वाले पैराग्राफ में, तो जो माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं उनके माइग्रेशन के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं फ्रेगमेंटेशन की वजह से। तो सबसे ज्यादा खतरा किसको होगा? एनिमल्स विथ माइग्रेटरी हैबिटेट्स। ये मैम ने रिवीजन के टाइम पर भी अभी ब्रीफ अप किया था, ठीक है। How many biodiversity hotspots have been identified in the world? Total 34 हैं, and out of 34, 3 are present in India. ठीक है। और हॉटस्पॉट, किसी एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। एक तो डाइवर्सिटी हाई होना चाहिए, वहां पर एंडेमिज्म मिलना चाहिए। एंडेमिज्म का मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज उसी जगह पर मिलता है, कहीं और नहीं। तो ऐसे स्पीशीज को एंडेमिक बोलते हैं और इस फिनोमिना को एंडेमिज्म बोलते हैं, ठीक है। और वहां पर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा हो। जब ऐसा कोई एरिया होता है जहां पर ये तीनों कैटेगरी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उस एरिया को हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल एरिया ए बी सी डी हैव मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? यहां पर नीम, ट्री, ये दोनों ट्री के वैरायटी हैं, मतलब प्लांट्स हैं। इंसेक्ट्स, ठीक है। क्रो और पैरट ये बर्ड्स के वैरायटी है, इंसेक्ट एनिमल्स का वैरायटी है। तो आप देख सकते हो यहां पर ये प्लांट है, ये एक बर्ड है, ये एक रेप्टाइल है, ठीक है। पिकॉक भी आपका दूसरे वैरायटी में ये आ गया, टाइगर चलो दूसरे वैरायटी में आ गया। यहां पर देखो ये दोनों पेड़ हो गया, ये एनिमल हो गया। एनिमल, इसको एनिमल, इनको एनिमल्स में कंसिडर कर सकते हो। बटरफ्लाई भी तुम्हारा एनिमल मतलब इन उसमें ही आ गया। कॉकरोच भी मतलब फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में ही आ गया, ठीक है। यहां पर ज्यादा वैरायटी तुम्हें मिली नहीं, एक प्लांट और एक ऑर्थ्रोपोडा के ही सारे थे। उसके बाद फ्रॉग, क्रो, मैना, क्रो और मैना तो एक ही हो गई ना, बर्ड। फ्रॉग, एम्फीबियन, और ये तुम्हारे प्लांट। तो आप सब यहां पर भी देखो 3 ग्रुप ऑफ थे, यहां पे भी 3 ग्रुप है, यहां पर 2 ग्रुप है, बट यहां पर आपके 4 ग्रुप हैं। एक मैं अगर प्लांट ले लूं, एक बर्ड वाला, एक रेप्टाइल वाला, ये एनिमल्स का मतलब जो हायर ग्रुप है उनका अगर कंसिडर कर लो, सबसे ज्यादा मुझे कहां पर मिले? बी में। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी, ठीक है। नंबर मत जोड़ने लग जाना, आपको वैरायटी देखनी है। तो वैरायटी आपको कहां दिखाई दे रही है सबसे ज्यादा? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड एरियाज, किसके एग्जांपल होते हैं? मैम ने अभी बताया था इन सीटू के अंदर 2 क्राइटेरिया आती है, एक हॉटस्पॉट, एक प्रोटेक्टेड एरियाज। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन सीटू। क्रायो मतलब बहुत ठंडे टेम्परेचर, बहुत नेगेटिव लो टेम्परेचर पे किसी चीज को प्रिजर्व करना। पॉलन को प्रिजर्व किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। सच प्रिजर्वेशन एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर इज सेड टू बी क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन का अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, एक C2 आपको ऑलरेडी पता है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है इक्वेटर टू पोल, नहीं डिक्रीज होती है। पोल टू इक्वेटर यस इंक्रीज होगी। लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड डिक्रीज होती है, ठीक है। हाई टू लो बढ़ती है, ठीक है। लो ऑल्टीट्यूड टू हाई ऑल्टीट्यूड, लो से अगर आप ऊपर पहाड़ों में और पोलर्स में जा रहे हो तो डिक्रीज होती ना बेटा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज आर एरिया। मैम ने थोड़ी देर पहले बताया था कि हॉटस्पॉट्स कैसे एरिया को बोलते हैं? जहां की लिटिल डाइवर्सिटी हो, नहीं जहां की डाइवर्सिटी हाई हो। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, लो डिग्री नहीं, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब जहां पर एंडेमिक स्पीशीज मिलते हो। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब वो स्पीशीज कहीं और ना मिलते हो, सिर्फ उसी जगह पर मिलते हो, ठीक है। लेस थ्रेटेंड नहीं, हाई थ्रेटेंड डिग्री, मतलब थ्रेटेंड होने का खतरा, थ्रेट है एक्सटिंक्ट होने का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। वर्ल्ड समिट कब दिया गया था बेटा? वर्ल्ड समिट साउथ अफ्रीका में दिया गया था इन द ईयर 2002, जिसमें 190 कंट्रीज ने वादा किया था, प्लेज किया था कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे और इनके लॉस के रिडक्शन में सिग्निफिकेंटली हेल्प करेंगे। Which of the following have highest number of species in nature? अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करती हूं तो आपको पता है कि 70% इंसेक्ट्स है ना। आपको हर, अगर आप 10 स्पीशीज की बात करो, 7वां स्पीशीज आपको इंसेक्ट ही मिलता है। इंसेक्टा को लार्जेस्ट क्लास बोला गया है और इनके फाइलम को लार्जेस्ट फाइलम बोला गया है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं, ठीक है। Which of the following is not an ex situ conservation?
सीड बैंक XC2 है, जूलॉजिकल पार्क XC2 है, बोटानिकल गार्डन XC2 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया का हिस्सा है, और प्रोटेक्टेड एरिया किसका हिस्सा होता है? इन सीटू का होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट XC2? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाई? बिकॉज इट इज एन इन सीटू कंजर्वेशन। द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश रेड लिस्ट, क्या बताया था मैम ने, किसने दिया था? IUCN। WWF, WWE नहीं है, WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फुल फॉर्म मैम ने भी कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, जरूर देखना। ICFRE क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट एंड रिसर्च एजुकेशन, जिसे देहरादून में फॉरेस्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। UNEP, यूनाइटेड नेशन, E फॉर एनवायरमेंट एंड P फॉर प्रोग्राम, ठीक है। तो मैम ने बाकी का भी लिख दिया है, आंसर ऑलरेडी बता दिया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अ पॉपुलेशन ऑफ रॉ वॉल्फिया बोमेटेरिया, मैम ने अभी रिवाइज कराया कि किस पे बेस्ड होता है, इससे केमिकल निकालते हो रेस्पायरिन, जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज पर वेरी करता है उसका केमिकल का पोटेंशियल, और ये किस तरीके की डाइवर्सिटी है? जेनेटिक डाइवर्सिटी है। इकोलॉजिकल को ही कम्युनिटी डाइवर्सिटी बोलते हैं। टेक्सॉन फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन इमीडिएट फ्यूचर, तुरंत से खतरा है उसको, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। वो पूरा चार्ट दिखाया था मैम ने, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इमीडिएट फ्यूचर, नियर फ्यूचर एंडेंजर्ड, मीडियम टर्म फ्यूचर वनरेबल, एक्सटिंक्ट तो हो चुके, इनके बारे में हम नहीं बात करेंगे। ओके, सो यस, वी आर डन विद दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन। अगला एक लास्ट चैप्टर रख गया है बच्चों, इसका आपको वन शॉट लेक्चर मिलेगा। दैट इज अ बिग चैप्टर, अगेन जनरल नॉलेज है, पोल्यूशन आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, जस्ट ब्रश अप योर थिंग्स एंड देन कम टू दी क्वेश्चन वाला सेशन, अदरवाइज आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, है ना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।